पैशन चीज़ क्या है, और दूसरी बात कि अगर हम पैशन को फॉलो करेंगे तो फिर लाइवलीहुड का और सस्टेनेबिलिटी का, जो मध्यम वर्गीय एस्पिरेशंस होती हैं उनका क्या होगा, और जो हमें सिक्योरिटी चाहिए होती है, माँ बाप का जो, समाज का जो दबाव होता है, उसका क्या होगा। देखिए, आम तौर पर हम दो हिस्से करना चाहते हैं। एक वो जो अपना पैशन फॉलो नहीं करते, और एक वो जो अपना पैशन फॉलो करते हैं, ठीक है ना। और ऐसे जब हम दो खांचे बना देते हैं तो हमें सुविधा सी लगती है, और हमें लगता है कि हमने बात को समझ लिया, निपटा दिया, कि दो तरह के लोग हैं। इधर जितने ये बाएं वाले हैं, ये लोग अपना पैशन फॉलो नहीं करते, ये समाज के दबाव में चलते हैं, और जो इधर वाले हैं, दाएं वाले, ये संख्या में थोड़े कम हैं, ये लोग अपना पैशन वगैरह फॉलो करते हैं। ऐसा है नहीं। पैशन माने क्या? ज्यादातर आप जिसको कहते हो समाज के दबाव में चलना, वो इतना ही है कि समाज आपके बाहर खड़ा था, बिल्कुल स्पष्ट था, प्रत्यक्ष था, दिखाई दे रहा था कि दबाव बाहर से आ रहा है, तो आपको स्वीकारना पड़ा कि हां, मैं किसी के दबाव के आगे झुक गई। क्योंकि जो आपके ऊपर प्रेशर या दबाव बना रहा है, आपको धक्का दे रहा है, आपसे कह रहा है नहीं इसी दिशा में जाओ, ऐसी जॉब करो, ऐसी तुम्हारी कैरियर ट्रेजेक्टरी होनी चाहिए, वो एक व्यक्ति है या एक समूह है या एक इंस्टीट्यूशन है जो कि दिखाई दे रहा है कि वो रहा वो इंसान, आपको उसकी शक्ल दिख रही है, आपको उसका नाम दिख रहा है, या वो रहा वो घर, या वो रहा वो डिपार्टमेंट, या वो रहा वो इंस्टीट्यूट जहां से मेरे ऊपर दबाव आ रहा है। जब बात इतनी विजिबल होती है, प्रत्यक्ष होती है, तब तो आप कह देते हो कि मैं दबाव में आ गई, मैंने दूसरों के दबाव में आकर के अपने जीवन के निर्णय ले लिए, क्योंकि तब वहां बात अनडिनाइएबल हो जाती है। अनडिनाइएबल माने कि अब उसको न ठुकरा सकते, ना उससे बहस कर सकते, ना कोई प्रतिवाद कर सकते। अनडिनाइएबल हो गई बात। ये दोनों थे, ये दोनों मुझ पे दबाव बना रहे थे, ये दोनों मुझ पे दबाव बना रहे थे, और मुझे दिख रहा था ये दोनों हैं, ये दो बाहरी जीव हैं, ये दोनों चढ़ बैठे मेरे ऊपर। ठीक है, मान लो कि इनकी उम्र ज्यादा है, ठीक है, मान लो कि अभी मैं आप हूं, मेरी उम्र है 20s में और इन दोनों की उम्र है 50s में या 40s में, तो इन दोनों ने दबाव बना दिया। तो अब तो मैं कैसे कहूंगा कि मैं अपने पैशन पर चल रहा हूं? अब तो मुझे मानना पड़ेगा ना कि कोई और आ गया और मेरी जिंदगी पर छा गया, और उसके दबाव में मैं अपने अब सारे फैसले ले रही हूं, पढ़ाई के, कैरियर के, जिंदगी के, जो भी फैसले। तो इनको तो हम कह देते हैं कि जो इस तरह के लोग होते हैं, बाएं वाले, जो प्रेशर में चलते हैं, उनको तो हम कहते हैं अरे ये बेचारे हैं। कई बार हम ये भी बोल देते हैं कि डरपोक हैं, कायर हैं, इनमें दम नहीं है, इनमें रीढ़ नहीं है कि अपने पैशन पर चले, ये प्रेशर पर चलते हैं, तो ये तो हम कहते हैं प्रेशरवादी हैं। कुछ इनसे छिटक करके हमने कहा यार दाएं और खड़े हैं, वो उनको हम कहते हैं ये अपने पैशन पर चल रहा है। ये पैशन शब्द थोड़ा सा अस्पष्ट है, इसीलिए गड़बड़ है। देखो, ये दोनों बाहर हैं और ये बाहर से मुझ पर दबाव बनाएं तो दिख जाता है, बात विजिबिलिटी की है। अब यही दोनों अगर किसी तरीके से एक सूक्ष्म रूप धर के, शब्द रूप लेकर के, मान्यता का रूप लेकर के, धारण का रूप लेकर के, एक सटल फॉर्म लेकर के मेरे खोपड़े के अंदर बैठ जाएं और वहां से मुझे ये संचालित करने लगे, कंट्रोल करने लगे, तो अब मुझे ये कहने का एक नकली अधिकार मिल गया है कि मैं बाहर के किसी प्रेशर को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अब बाहर कोई नहीं है जो मेरे ऊपर दबाव बना रहा है, बाहर से कोई नहीं मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। पर जो पहले बाहर चढ़ा होता था मेरे ऊपर, वो बाहर से अपनी जगह छोड़ के कहां बैठ गया है? यहां बैठ गया है। जैसे आपके ब्रेन में एक चिप इंप्लांट कर दी गई हो, बहुत छोटी सी चिप है, और आपको एनेस्थाइज करके किया गया। ये सब आपको पता भी नहीं चला कि आपके दिमाग में कब एक चिप लगा दी गई है। अब आप घूम रहे हो स्वाधीन बनकर, अब आप घूम रहे हो कि मैं तो स्वचालित हूं, स्वतंत्र हूं, मैं तो अपने पैशन पर चलती हूं साहब, मैं अपने पैशन पर चलती हूं। ये जो बाएं वाले थे, ये बेकार लोग थे, ये दबाव में आ जाते थे, ये कायर थे और कमजोर थे, ये तो प्रेशर में आ गए। मैं किसी के प्रेशर में नहीं आती, मैं तो अपने पैशन पर चलती हूं। पर तुम्हारा ये पैशन है क्या? तुम्हारा ये पैशन कुछ नहीं है जो बाहरी तमाम तरीके के दबाव हैं, बाहरी संस्कार हैं, बाहरी चाल चलन है,
वही तुम्हारे भीतर बनकर बैठ गया है और उसको तुम अपना पैशन बोल रहे हो, जबकि उसमें तुम्हारा अपना कुछ नहीं है। बड़ा एक सीधा उदाहरण है और बहुत बार लेता हूं और अलग अलग तरीकों से वो उपयोगी हो जाता है। अभी ले लो, पता नहीं कितने लोगों का हिंदुस्तान में पैशन होगा क्रिकेट, पता नहीं कितने लोगों का पैशन होगा क्रिकेट। तुम्हारा यही पैशन होता क्या? अगर तुम अरब में पैदा हुए होते या चीन में या जापान में पैदा हुए होते या अफ्रीका में पैदा हुए होते, आप नाइजीरिया में पैदा हुए हैं या सऊदी अरेबिया में पैदा हुए हैं या अर्जेंटीना में पैदा हुए हैं, तो क्रिकेट आपका पैशन होता क्या? पर उतने ही चांसेस हैं जितने ये चांस हैं कि आप यहां छत्तीसगढ़ में हो और आइस हॉकी आपका पैशन है। तो ये भी मत बोलो कि कम चांसेस हैं, कम चांसेस नहीं है, चांस टेंडिंग टू 0। लेकिन आज आप जान देने को तैयार हो जाते हो, मेरा पैशन है क्रिकेट, मेरा पैशन है क्रिकेट। मैं कहीं पढ़ रहा था कि भारत में हर साल कुछ ना कुछ मौतें होती हैं क्रिकेट से जुड़े मुद्दों को लेकर। कुछ इस बात पर होती हैं कि कहीं मोहल्ला स्तर पर कुछ लड़के खेल रहे थे और उनमें लड़ाई हो गई, तो एक दूसरे को किसी ने विकेट मार दिया, बल्ला मार दिया, वो मर गया। और कुछ मौतें ऐसी होती हैं कि साहब मैच देख रहे थे, आपकी टीम हार गई, तो बुजुर्ग थे, उनको हार्ट अटैक आ गया। और कुछ ऐसे होती हैं कि मैच था, मैच में आपकी टीम हार गई, तो आपने जाकर के मोहल्ले में दंगे कर दिए, तो उसमें किसी की मौत हो गई। हमारा इतना भारी पैशन है कि हम उसके लिए मरने मारने को तैयार हैं। हर साल हिंदुस्तान में एक फाइनाइट नंबर ऑफ डेथ्स होती हैं क्रिकेट को लेकर के, क्योंकि वो हमारा पैशन है। वो आ कहां से गया तुम में? तुम्हारा है क्या सचमुच? हम उनकी तो बात ही नहीं कर रहे जो प्रेशर पर चले जिंदगी में, हम उनकी तो बात ही नहीं कर रहे जिन्होंने बाहरी दबाव के आगे घुटने टेक दिए। हम उनकी बात कर रहे हैं जो अपने आप को आजाद और स्वाधीन बोलते हैं और बोलते हैं मैं तो जिंदगी अपने हिसाब से चलाऊंगा, मुझे तो अपने पैशन को साकार करना है। तुम्हारा पैशन तुम्हारा है क्या? तुम्हारा पैशन क्या सचमुच तुम्हारा है, या वो भी एक बाहरी हवा है जो तुम्हारे भीतर प्रवेश कर गई है? बस बाहरी प्रभाव है, ट्रेंड है, संस्कार हैं जो तुमने सोख लिए हैं और तुम बेहोश थे, तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुमने कब उन बाहरी प्रभावों को ही मेरी पसंद का नाम दे दिया। तुमने कह दिया ये तो मेरी पसंद है, मेरा पैशन है, मेरा मत है, मेरा ओपिनियन है, मेरी बात है, साहब मेरा ऐसा मानना है। तुम्हारा ऐसा मानना नहीं है, तुम्हारे चारों ओर लोग उसी तरह मान रहे थे, वही बात तुम्हारे अंदर भी घुस गई, तुम्हारा अपना कोई मानना है ही नहीं। तो जिसको आप कहते हो कि अ लाइफ स्पेंट अंडर प्रेशर, वो तो प्रेशर में बीती ही बीती है, उसके ऊपर तो प्रभावों का ठप्पा पड़ा ही पड़ा हुआ है। लेकिन जिन लोगों को आप बोलते हो कि दे आर लिविंग अ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल पैशन, वो शायद और ज्यादा प्रभावित और संस्कारित हैं, वो और ज्यादा कंडीशन्ड जिंदगी जी रहे हैं। बताओ क्यों? क्योंकि ये जो बाएं वाले हैं, इनको कम से कम दिख तो रहा है कि इनके बाहर खड़े होकर दो लोग इन पर दबाव बना रहे हैं, छा रहे हैं, तो भी झूठ नहीं बोल सकते। ये दो जने हैं, ये चढ़े हुए मेरे ऊपर, मैं झूठ नहीं बोल सकता कि मैं आजाद हूं। मुझे दिख रहा है कि ये दो मूर्तियां, ये दो जीव, ये प्राणी, ये चढ़े आ रहे हैं मेरे ऊपर, अब मैं झूठ कैसे बोल दूं? मैं किसको बेवकूफ बनाऊं कि मैं आजाद हूं? मुझे तो। लेकिन ये जो पैशनवादी होते हैं, अब इनके ऊपर कोई बाहर से तो आ नहीं रहा चढ़ने, तो इनको एक आंतरिक झूठ बोलने का लाइसेंस मिल जाता है। वो आंतरिक झूठ ये है कि साहब मैं तो जिंदगी अपने पैशन, अपनी पसंद पर जीता हूं, मैं तो आजाद पंछी हूं, दिल करेगा तो उधर जाएंगे, दिल करेगा तो उधर जाएंगे। जिसको तुम अपना दिल बोल रहे हो वो एक चिप है, जिसको तुम अपना दिल बोल रहे हो वो एक चिप है जो समाज, समय, संयोग, संस्कार ने तुम्हारे भीतर स्थापित कर दी है, इंप्लांट कर दी है। तुम्हारा दिल तुम्हारा है ही नहीं, वो पूरे तरीके से सोशल है, टेम्पोरल है, सिचुएशनल है, कोइंसिडेंटल है। तुम्हारा दिल तुम्हारा नहीं है। तुम बोलते ही रहो बस मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरा मानना, मेरी धारणा, मेरा विश्वास, मेरी आस्था, मेरा प्यार, इसमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तो वो तो जो बात थी ना कि अपना पैशन कैसे फॉलो करें, वो बात तो यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अब बात खत्म होकर के एक अगले चरण में प्रवेश कर जाती है। बात एक तल पर खत्म हुई है और अब वो एक दूसरे तल पर जन्म ले लेती है। अब वो दूसरा तल क्या है? तो क्या इनके अलावा और इनके अलावा जीने का और कोई तरीका नहीं है? यह है प्रकट प्रेशर की लाइफ,
जहां आपके ऊपर जो दबाव है और जो बंधन है वो प्रकट है, प्रत्यक्ष है, और ये है अप्रकट, परोक्ष, इनडायरेक्ट, प्रच्छन्न प्रेशर की लाइफ, जिसको आप बोलते हो पैशन की लाइफ। यहां मैं क्या हूं? यहां मैं एक डायरेक्ट प्रिजनर हूं, और यहां मैं क्या हूं? प्रिजनर यहां भी हूं पर इनडायरेक्टली हूं। यहां मेरे ऊपर डायरेक्ट प्रेशर है, यहां मेरे ऊपर इनडायरेक्ट प्रेशर है। गुलामी इधर भी है, गुलामी इधर भी है, बस इतना है कि यहां की गुलामी स्पष्ट है और अनडिनाएबल है, नकारी नहीं जा सकती, और यहां की गुलामी आजादी का रूप रखकर सामने आ जाती है। मैं जवान हूं, मैं आजाद हूं, मैं किसी की नहीं सुनती, कोई मेरे ऊपर आए नहीं, कोई मुझे रोके नहीं, कोई मुझे टोके नहीं, मैं चाहे जो करूं मेरी मर्जी। तुम्हारी अपनी कोई मर्जी है ही नहीं, तुम्हारी सारी मर्जियां सामाजिक और संयोगिक है। बात आ रही है? तो बात खत्म हो गई इस तल पर। तो क्या जीवन ही खत्म हो गया इस तल पर? माने जीने के क्या बस यही दो तरीके हो सकते हैं कि या तो खुले आम गुलाम रहो या छुप छुप कर गुलामी करो? इन दो के अलावा क्या जीने का कोई तरीका नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। और वही जो जीने का तरीका है उसी को जीवन कहते हैं, उसी को आजादी कहते हैं, उसी को जवानी कहते हैं। बाकी सब तो गर्भ से ही बूढ़े पैदा होते हैं। बात आ रही है समझ में? जो तीसरा तरीका क्या है? आप पूछना चाहती थी कि पहले से क्या दूसरा जीवन बेहतर है। मैं कह रहा हूं जिसको आप दूसरा जीवन कह रही हैं वो बिल्कुल पहले जैसा ही है, बस यहां डायरेक्ट है, यहां इनडायरेक्ट है। तो दूसरे से आगे बढ़कर अब हम तीसरे पर जाते हैं। तीसरे तरह का क्या कोई जीवन हो सकता है? हां, हो सकता है। वो तीसरा जीवन वो है जिसमें ना आप बाहर से गुलाम हैं, ना आप खुद के गुलाम हैं, जिसमें ना तो आप संसार के गुलाम हैं, ना अहंकार के गुलाम हैं, जिसमें न तो आपके ऊपर समाज बाहर से चढ़ा हुआ है और न वो संस्कार बनकर आपके ऊपर भीतर से चढ़ा हुआ है। देखो, बाहर वाले आपके ऊपर दो तरह से शासन करते हैं। एक तो यह कि बाहर से ही शासन कर लें, आपकी कनपट्टी पर रख दी बंदूक, जो तुमसे कहा जा रहा है वो करो, इसे कहते हैं बाहर से शासन करना। कनपट्टी पर बंदूक रख दी या कि आपको लालच दिखा दिया बाहर से, ये होता है आप पर बाहर से शासन करना। और दूसरा होता है कि बाहर से तो आपको आजाद छोड़ दिया, पर आपके भीतर घुस करके आप पर भीतर से शासन कर रहे हैं। हमें ये दोनों ही संभावनाएं नहीं चाहिए, हम इन्हें खारिज करते हैं। हम एक तीसरी संभावना से प्यार करते हैं, और तीसरी संभावना है ना मैं बाहर से गुलाम रहूंगा न भीतर से। और इन दोनों में ज्यादा खतरनाक गुलामी कौन सी है, बाहर वाली या भीतर वाली? बोलो, बाहर वाली या भीतर वाली? बाहर से तो गुलाम नहीं ही रहूंगा भाई, आजाद देश है और बड़ा खूबसूरत संविधान है और तमाम तरह के हमको अधिकार मिले हुए हैं, तो बाहर से तो वैसे भी कोई हम पर राज कर ही नहीं सकता। आप एडल्ट्स हैं, कानूनन किसी को हक नहीं कि वो आप पर बाहर से शासन करे। लेकिन संविधान आपको नहीं रोक सकता आपका अपना ही गुलाम बन जाने से। संविधान इतना तो कर सकता है कि दूसरे आपका शोषण ना करें। यह संविधान तय कर देता है कि दूसरा आपका शोषण नहीं कर सकता, पर आप खुद ही अपना शोषण ना करें, संविधान यह नहीं तय कर सकता। आप खुद ही अपना शोषण करने को उतारू हो तो संविधान बेचारा क्या करेगा? हम इन दोनों ही बातों को खारिज करते हैं। हम वो व्यक्ति बनना चाहते हैं जो खुद को इतना जानता है कि अगर अपने भीतर किसी अपरिचित को, शोषक को बैठे देखता है तो पकड़ लेता है, कहता है ये मैं नहीं हूं। अगर मेरा शोषक मुझसे बाहर बैठा है तब तो मैं उसे पहचान ही लूंगा, पर मैं अपने आप को इतने ध्यान से देखा करता हूं कि अगर मेरा शोषक मेरे भीतर भी आकर बैठ गया है तो मैं उसको भीतर भी पहचान लूंगा। मेरी आंखें सिर्फ दुनिया को ही नहीं देखती कि कौन मेरा दुश्मन, कौन मेरा दोस्त, कौन आ रहा है मुझ पर कब्जा करने के लिए। मेरी आंखें सिर्फ दुनिया को ही नहीं देख रही हैं, मेरी आंखें दर्पण भी देख रही हैं। और जब मेरी आंखें दर्पण को देखती हैं तो उसमें वो ये देख लेती हैं कि कहीं मेरा शोषक, मेरा दुश्मन मेरे भीतर ही तो नहीं बैठा हुआ है। और जब आप बाहर और भीतर दोनों तरफ से आजाद हो जाते हो, तब आपसे स्वतः स्फूर्त सही कर्म उठता है, फूटता है। अब उसको नियंत्रित नहीं करा जा सकता, रोका नहीं जा सकता। और तब आप ये सवाल पूछना भूल जाते हो कि अब मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी, लाइवलीहुड का क्या होगा। फिर ये सवाल गायब हो जाता है।
क्योंकि अब आप वही कर रहे हो जो आपको करना है, कोई विकल्प है ही नहीं। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास 4 जॉब ऑफर्स हैं, मैं इसमें से किसको एक्सेप्ट करूं। अब सॉफ्टवेयर में चली जाऊं कि एमबीए करने चली जाऊं कि पापा के बिजनेस में चली जाऊं, अब यह सब कुछ नहीं है। अब भीतर स्पष्टता इतनी है, आईने को हमने इतने अनुशासन के साथ देखा है और इतनी ईमानदारी के साथ कि 5-10 तरह के विकल्प हमें उठते ही नहीं। अब क्लैरिटी है, निर्विकल्पता है, चॉइसलेसनेस है। एक काम है और वो होकर रहेगा। क्या वो काम करते समय हमने ये पहले से तय करा था, गणना करी थी, कैलकुलेट करा था कि इसमें पैसे कितने मिलेंगे, करियर सक्सेस कितनी मिलेगी? नहीं करा था। तो इसका क्या मतलब है कि सही काम करने में करियर खराब हो जाएगा, भूखे मरोगे, गरीब जियोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो सही काम होता है उसके साथ 2 चीजें जुड़ जाती हैं। पहला, उसमें आप प्रण प्राण से उतरते हो तो एक्सीलेंस उसमें आती ही आती है, क्योंकि अब वो काम आत्मिक है, वास्तव में आपका अपना है। और दूसरी बात, चूंकि वो काम अब स्वार्थ केंद्रित नहीं है, आत्मिक तो है पर स्वार्थ से नहीं आ रहा है, तो इसीलिए उसकी एक जनरल वैल्यू भी होती है, उसकी एक सोशल वैल्यू भी होती है। कोई काम आप सिर्फ अपने लिए करो तो उसके लिए कोई आपको पैसे क्यों देगा? मैं ये पानी पी रहा हूं, ये कर्म था, इस कर्म के आप मुझे पैसे नहीं देंगे क्योंकि ये काम मैंने सिर्फ अपने लिए करा है। पर जो काम पूरे तरीके से आंतरिक आजादी के साथ करा जाता है वो दूसरों के भी काम आता है और दूसरों को आजादी का संदेश दे जाता है, तो उसके लिए दूसरे आपको इतना पैसा सहर्ष दे देंगे कि आपकी जिंदगी मजे में चलती रहे, आपको पैसों की कमी नहीं पड़ेगी। और मैं आपको यह आश्वासन नहीं दे रहा हूं कि आप करोड़पति हो जाएंगे, पर फिर जो आत्मिक जीवन जीता है, करोड़पति होना उसका मंसूबा होता भी नहीं है। ऐसा नहीं कि करोड़पति हो नहीं सकता, पर लक्ष्य बनाकर करोड़पति नहीं होता। वो हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हां, एक चीज पक्की है, भूखे नहीं मरोगे। जो सही जिंदगी जी रहा है, द ट्रुथफुल लाइफ, द ऑथेंटिक लाइफ, वो इस डर के पार निकल जाता है कि उसको रोटी के लाले पड़ जाएंगे, और रोटी के लाले उसको कभी पड़ते भी नहीं है। तो ये जो मिडिल क्लास फियर आपके भीतर बैठाया जाता है ना कि अरे तू क्या करेगी, बेरोजगार रह जाएगी, दुनिया में सबसे पीछे रह जाएगी, खाने पहनने को भी नहीं होगा तेरे पास, ये झूठी बात है। और इसी झूठी बात को न मानने को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा का मतलब ही यही होता है कि अगर सही और सच्चा जीवन जी रही हूं तो भूखी नहीं मरने वाली। क्या होगा, कैसे होगा, हमें पता नहीं, पर कुछ हो जाएगा। पैदा हुए हैं तो प्रकृति ने यह शर्त थोड़ी रखी थी कि पैदा हुए हो तो नकली जिंदगी जियोगे तभी जी पाओगे। पैदा हुए हैं, सच्ची जिंदगी जिएंगे, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा, जैसे पैदा हुए थे वैसे ही जी भी लेंगे। और अगर नकली जिंदगी जीकर ही जीवन काटा जा सकता है तो इसका मतलब यह है कि जन्म लेने की शर्त ही यही है कि गुलामी में जियो और नकली होकर के जियो, नहीं तो जियो ही मत। ऐसी कोई शर्त हो नहीं सकती, है भी तो हम मानने से इनकार करते हैं। आप में से जिन लोगों का भी दिल सचमुच धड़कता है, जो गंदा जीवन नहीं जीना चाहते आम आदमी की तरह, जो बस पेट और परिवार पालने के लिए अपने आप को बेच नहीं देना चाहते, जो सचमुच जवान है, मैं उनसे कह रहा हूं, झुक जाना, गिर जाना, लेट जाना, बिक जाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। उसके बिना भी एक गरिमापूर्ण जीवन जिया जा सकता है। और हां, भूखे नहीं मरोगे, यकीन करो, भूखे नहीं मरोगे। हां, तुम्हारे विदेशों में बसने के सपने हो और प्राइवेट जेट उड़ाने के सपने हो तो उनकी कोई गारंटी नहीं, पर एक अच्छा, शांत, सुंदर और गरिमापूर्ण जीवन, डिग्निफाइड लाइफ बिल्कुल जी सकते हो, बिना बेईमानी करे, बिल्कुल जी सकते हो, बिना झुके, बिना घुटनों पर आए, बिना अपनी बोली लगवाए। यह डर भीतर से एकदम निकाल दो कि जीने के लिए बिकना जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं है,
बिल्कुल भी नहीं। बड़े बड़े खरीदार खड़े हो तो भी मत बिकना, और बड़े बड़े बाहुबली खड़े हो तो भी मत झुकना, एकदम जरूरी नहीं है। कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा, बल्कि शान से जियोगे, मौज में जियोगे। और यह भी हो सकता है कि ये जो बिके हुए लोग हैं, जो पैसे के लिए और सुरक्षा के लिए बिके हैं, पता चले कि किसी बिंदु पर तुम्हारे पास पैसे भी इनसे ज्यादा ही निकले, यह भी हो सकता है। बात आ रही है समझ में? मिडिल क्लास नाइटमेयर है बस एक मिडिल क्लास वहम है कि जो बंधे बंधाए सुरक्षित रास्ते हैं उसी पर चलो। खासकर अगर लड़की हो तब तो हाईवे को बिल्कुल मत छोड़ना, किन्हीं पगडंडियों पे मत उतरना। लड़की उड़की कुछ नहीं हो, इंसान हो, पहले अपनी जिंदगी देखो। बात आ रही है समझ में? मस्त जियोगे, खुलकर जियोगे, और जितनी जरूरतें हैं, वाजिब जरूरतें, सही जरूरतें, उन सही जरूरतों के लिए पर्याप्त पैसा भी रहेगा। बिकना मत, डरना मत, ठीक है?